गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग शुरू करेंगे डे 12 सीरीज जो चल रही है 5 कदम नीट की ओर। डे 11 तक कर चुके हैं, डे 12 शुरू करेंगे। क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मीडियम क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चन अपनी तरफ से हम डालेंगे वो आए हुए क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो थोड़े से मीडियम होते ही हैं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, ना बहुत आसान होते हैं ना बहुत टफ होते हैं, और काफ़ी रिपीटेड कॉन्सेप्ट भी रहता है। मतलब एक ही जैसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, कभी कभी कुछ डिफरेंट रहता है, मतलब कुल मिला के थोड़ा सा आसान रहता है। तो जैसे कि हम कई बार कह भी चुके हैं कि जो आए हुए क्वेश्चन है वो ज़्यादा ही आसान है, इसलिए हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि आए हुए क्वेश्चन में जो थोड़े से अच्छे वाले हैं उनको चॉइस करें, और जो ऐसे आसान वाले हैं जो आप देखोगे कर लोगे तो उनको फिर ड्रॉप किया जाए, या ना भी किया जाए तो फिर सारे ही करा दिए जाए, लेकिन अच्छे अच्छे जरूर कराए जाए, ये बात है। चलिए अब और बात ना करते हुए आगे बात करते हैं जरा ये कि क्या क्वेश्चन है, क्या करना है। एक वेक्टर का कंपोनेंट सबसे ज्यादा बड़ा कब होता है? वैसे सोचने की बात है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप ये समझ लीजिए, ये मान लीजिए एक वेक्टर है जिसको आप कहना चाहते हैं आर, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है। अब समझने की बात है कि इसका ये एंगल 60 है, और यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और जब वाई एक्सिस पर डालेंगे परपेंडिकुलर तो यहाँ पे कट लगेगा, और जहाँ कट लगता है फिर कट के बाद कटिंग आती है, कट के बाद कटिंग, पहले कट, ये कट एंड कटिंग, और कटिंग ही कंपोनेंट होता है। सुनिए ध्यान से सुनिए भैया, कट के बाद होती है कटिंग, और कटिंग ही कंपोनेंट होता है। तो ये हमेशा आर से छोटा होगा, क्योंकि ये आर कॉस थीटा होगा जो आर से छोटा होगा, और ये इसका y कंपोनेंट होगा जो वो भी r से छोटा होगा, क्योंकि ये r साइन थीटा होगा। समझने की बात है। क्या आप समझते हैं कि r cos थीटा r से बड़ा हो सकता है? क्या आप समझते हैं कि r साइन थीटा r से बड़ा हो सकता है? किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट कभी उससे बड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये बात आई। तो अब सवाल ये है कि वेक्टर कैसा हो कि उसका कंपोनेंट सबसे बड़ा हो। तो जवाब बहुत सीधा सा है कि वो वेक्टर खुद ही अगर एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा तो वही खुद होगा, और वही खुद का कंपोनेंट भी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पर ही एग्जिस्ट कर रहा है तो वही खुद वेक्टर भी होगा और वही खुद का कंपोनेंट भी होगा। तो जवाब क्या होगा? जवाब ये होगा कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट मैक्सिमम तब होगा जब वो खुद एक्स डायरेक्शन में हो, तब उसका एक्स कंपोनेंट सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना भाई? जरा मैं इसको देखता हूँ क्या हो गया है, तब तक आप जरा वेट करिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट सबसे बड़ा तब होगा जब वो वेक्टर खुद एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऐसे में वही खुद होगा और वही खुद का कंपोनेंट भी होगा। इससे बड़ा एक्स कंपोनेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। Two vectors are A and B and the vector C has same magnitude as B. एक वेक्टर C हमको जनरेट करना है जिसका जो कैसे लिखा जाता है, मॉड विद डायरेक्शन। कैसे लिखा जाएगा बताइए? वेक्टर इज इक्वल टू मॉड विद डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीट्यूड b के बराबर है और डायरेक्शन a की है। ये लीजिए, तो c कैप की जगह पर a कैप आ गया और c की जगह पर b आ गया। c की जगह पर b क्यों आ गया? क्योंकि c का जो मैग्नीट्यूड है वो b के बराबर है, और c कैप की जगह पर a कैप क्यों आ गया? क्योंकि c का जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन में है। ठीक है ना? तो b का मैग्नीट्यूड हम लिखने जा रहे हैं और a का डायरेक्शन लिखने जा रहे हैं। ए की डायरेक्शन मतलब वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? और अब हम देखें तो बी अंडर रूट 362 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और उसके बाद वेक्टर ए लिखें आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप
ठीक है ना, और अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, हाँ इसी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. So this is under root 9 plus 36 plus 4 अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4 और उसके बाद आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4. तो आगे बढ़े, 36 प्लस 4 40 49 अंडर रूट 49, ठीक है ना, और आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 9. 4 plus 4 plus 1 8 plus 1 9. So this we get 7 by 3 I cap plus 2j cap plus 2k cap. This is the answer. क्वेश्चन अच्छा है. अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे गए उनमें से ये अच्छे क्वेश्चंस में माना जाएगा. इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. Certain vector in xy plane has x component 12 and y component 8. बढ़िया. एक वेक्टर मान लीजिए जिसका x कंपोनेंट 12 है और y कंपोनेंट 8 है. बढ़िया, हमने वेक्टर बना लिया. अब कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा रोटेट करा दिया गया. हाँ, वेक्टर को थोड़ा सा रोटेट करा दिया. मतलब वेक्टर मान लीजिए कि ये था. अरे देखो भैया, ये वेक्टर मान लीजिए ये था और ये इसके कंपोनेंट थे, ठीक है ना. अब क्या किया कि इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया. अगर वेक्टर को रोटेट करा देंगे तो उसके कंपोनेंट बदल जाएंगे पर मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वेक्टर बदल जाएगा पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो नया जो वेक्टर रोटेट कराने के बाद आया डैश वाला, उसका जो x कंपोनेंट है वो हाफ हो गया, यानी कि 12 का हो गया 6, ठीक है ना. और y कंपोनेंट का पता नहीं है कि वो कितना हो गया. y कंपोनेंट का पता नहीं है कि वो कितना हो गया, ठीक है ना. तो अब आप ये देखिए कि घुमाने पर x और y कंपोनेंट बदल जाते हैं लेकिन वेक्टर का मॉड चेंज नहीं होता है ना. वेक्टर को रोटेट कराने से वेक्टर बदल जाता है, उसके x और y कंपोनेंट बदल जाते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर 4 मीटर लंबा है और इसको हम घुमा दें तो भी ये 4 मीटर लंबा रहेगा. हालांकि वेक्टर बदल जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि मान चेंज नहीं होगा. तो क्यों ना हम लोग पहले ही ए का मॉड निकाल के रखें. तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 144 और 64 208, ठीक है ना. अब आ जाइए इसका मॉड लिखें. इसका मॉड लिखिए अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 36 प्लस वाई स्क्वायर, और ये है अंडर रूट 208. दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें तो 36 खुल के आ जाएगा. इस प्रकार से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208 माइनस 36, ठीक है ना. 208 माइनस 36 करिए, ये हो गया 2, ये हो गया ओके, ये हो गया 7 और ये हो गया 172. और इसका अंडर रूट लेंगे है ना, 172 का अंडर रूट, ये देखिए 13 के अराउंड आंसर आएगा, ठीक है ना. तो ये भी अच्छे सवालों में से एक होगा. दूसरा और तीसरा दोनों ही अच्छे सवालों में माना जाएगा. x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो कि x एक्सिस से 30 डिग्री पर है, एक साधारण सा क्वेश्चन ये माना जाएगा.
ये एंगल 30 डिग्री है। और देखिए ये कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। देखिए कंपोनेंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर डालते हैं, कट लगता है, कट लगने के बाद कटिंग आती है और ये कटिंग हो गया f cos 30, ठीक है ना। हेड से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कट लगता है, कट लगने के बाद बनती है कटिंग और ये हो गया f का साइन कंपोनेंट, ठीक है ना। तो कंपोनेंट हम लोगों ने कर लिए हैं, ये है x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट और यही पूछा गया है। तो ये हो गया f√3/2 और ये हो गया साइन 30 sin 31/2, so this become f/2, ठीक है ना। तो f√3/2 एंड f/2 ये गलत है, जिसमें x कंपोनेंट गलत है, y भी गलत है, सही है। x कंपोनेंट ये है और y कंपोनेंट ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 कदम नीट की ओर। एक वेक्टर a है, देखिए वेक्टर के ऊपर लगा नहीं है तीर, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल में वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि अगर हम डार्क अल्फाबेट लिख देंगे तो उसे आप वेक्टर मान लीजिए। तो पूरी एनसीईआरटी में जहां भी डार्क लेटर बना हो, समझ जाना कि ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, वो वेक्टर का नोटेशन है एनसीईआरटी में। तो एक वेक्टर है टी जो कि a माइनस बी माइनस सी है, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा। तो देखिए ये y कंपोनेंट लिखिए, हाँ टी का y कंपोनेंट ये लिखिए ए वाई और b का y कंपोनेंट लिखिए, ये देखिए प्लस बी वाई, ओके। और माइनस c का y कंपोनेंट यानी कि माइनस सी वाई। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक वेक्टर है, नया वेक्टर t है जो कि a प्लस बी माइनस सी है, a प्लस बी माइनस सी। तो इस वेक्टर का हमें y कंपोनेंट पता लगाना है। y कंपोनेंट मतलब j वाला, तो j वाला कंपोनेंट ये क्या बताओ, ए वाई प्लस बी वाई और माइनस सी, तो माइनस सी वाई हो गया। दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये देखिए ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। तो ये आपका डे 12 ओवर किया हम लोगों ने। हम लोग आज दोपहर के बाद तक डे 13 और डे 14 को बनाकर आपको देने का प्रयास करेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन डेली लगाते रहिए। आपका पेपर यहाँ पे नीट का पेपर भी अच्छा होगा। उसके पहले यहाँ जो न्यूज स्पीड में पेपर्स हो रहे हैं वो भी आपके अच्छे होंगे। रेगुलर प्रैक्टिस से ही बात बनती है। आपका माइंड जितना मोबिलिटी में रहेगा, चलता रहेगा, हाथ चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। आप शांत होकर बैठ जाएंगे, एक आध दिन कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपका रुकावट आ जाएगी, बांध लग जाएगा, आपको फिर उसे तोड़ना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि बांध ना लगने पाए, आप फ्लो करते रहिए, ठीक है ना। जैसे नदी फ्लो करती है, रिवर फ्लो करती है, रुकती है नहीं है, और फ्लो कर जब रोक ली जाती है तो फिर उसमें रुकावट, फिर उसको सिस्टम बनाना पड़ता है, फिर चालू करना पड़ता है। तो वो स्थिति आने ना पाए, सिंपल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। 10 दिक्कतों का की एक दवा मैं आपको बता रहा हूँ। 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन डेली किसी तरीके से मैनेज करिए। बिल्कुल एक रजिस्टर बनाइए, 10 जगह पर मत करिए। एक रजिस्टर बनाइए, पतली कॉपी वॉपी छोड़ दीजिए प्लीज। एक रजिस्टर बनाइए कायदे का, जिसमें पूरे सेशन आप न्यूमेरिकल लगाएं और वो उसी में एक ही में सब आ जाएं, है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये मेरी पर्सनल सलाह है कि आप जगह का यूटिलाइजेशन करें। ये नहीं कि आपने 3 क्वेश्चन लगाए और 3 पन्ने भर दिए। ये सब फालतू के काम मत करिए, जगह का यूटिलाइजेशन करिए, पेजेस बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा पेजेस में आप सब कुछ भर देंगे, रिवीजन में आपको उतना ही ज्यादा पन्ने पलटने पड़ेंगे। और आप जितना जगह का यूटिलाइजेशन, पेजेस का यूटिलाइजेशन करेंगे, आपको रिवीजन में उतना ही सहूलियत रहेगी। तो ये सब करते रहिए, अपने ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।